अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका जो पहला मेन टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों किसी ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जिसकी बेस पे ये किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसकी बेस पे किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। हम अक्सर ऐसी बॉडी को चार्ज कहते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या लूज करती है। लेकिन समटाइम्स हम चार्ज को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते और उसकी वजह ये होती है कि अब हमने एक बॉडी के लिए तो कह दिया कि उसने चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है या लूज़ किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है, उसने क्या गेन या लूज़ किया है। इस तरह प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, उसने क्या गेन या लूज़ किया है जिसकी बेस पे उस पर चार्ज है। तो मतलब हम उनको तो इस तरह प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये करीब करीब ये कह सकते हैं कि अगर ये किसी बॉडी पे होगा तो ये किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। यहाँ पर एक और बात जो याद रखनी है वो ये कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप कंघी करते हैं तो आप उसे बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर आए तो तब भी वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। अब वो बिट्स ऑफ पेपर चार्ज नहीं होते, लेकिन उस पर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एक साइड पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करे तो लाजिम नहीं है कि वो दूसरी बॉडी भी चार्ज ही थी, बल्कि हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो सकती है। जैसे कि डाईपोल है। अब डाईपोल पे अगर आप ओवरऑल चार्ज देखें तो ज़ीरो होगा, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। तो वो अगर ओवरऑल चार्ज देखें तो वो न्यूट्रल है, लेकिन तब भी उसका जो मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट करता होता है। तो अभी तक आपको जो बात याद रखनी है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है। टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसे एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम ये दिए थे कि चार्ज टू टाइप्स के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से। इसकी जो वैल्यू है कि कितने कूलम चार्ज है उसे मेज़र कर सकते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। इसका यूनिट है कूलम, और एक कूलम पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये कैसे आ जाता है, ये हम लिखते होते हैं कि Q इज इक्वल टू NE। जो टोटल चार्ज है वो इक्वल है नंबर ऑफ चार्जेस इंटू चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल। जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो इतना है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम चार्ज होता है। तो अगर हम n की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो q की वैल्यू को डिवाइड करेंगे e से, तो n आ जाएगा। अब q की क्या वैल्यू है, 1 कोलम। e की क्या वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19, और इस तरह जो आंसर आएगा वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18। और जो लास्ट बात है वो ये कि जो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है एट रेस्ट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है उसका ऑपोजिट है। उसमें हम चार्जेस इन मोशन और उसके फिजिकल इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जहाँ पर चार्जेस एट रेस्ट, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चार्जेस होंगे, उनको हम स्टडी करते हैं।
अब आपको याद हो कि हमने जो फोर्सेस हैं वो पढ़ी थी। जो बेसिक फोर्सेस हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो हम किससे मिलकर बने हैं? हम मिलकर बने हैं चार्ज से, मतलब एटम से, सेल से। सेल किससे बने? एटम से। एटम किससे बाइंड होके रहते हैं? तो वो फोर्स जो कि एटम्स को बाइंड करके रखती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मतलब है हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, उससे मतलब एग्जिस्ट रखती है, उन्हें जोड़ के रखती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो जो बातें मैं कही हैं उसमें दो मेन बातें हैं। एक आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, और जो दूसरी डेफिनेशन याद रखनी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके ऑपोजिट है? इलेक्ट्रिसिटी की। ये इलेक्ट्रिक जो करंट है ये उसके ऑपोजिट है। मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये बच्चों कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं। मतलब कब जो है वो एम्बर, या जिसे अंबर हम कहते हैं, वो डिस्कवर हुआ पहली दफ़ा। कोई बॉडी चार्ज का कैसे होती है, कब पता चला? फिर ये है कि किस तरह जो चार्ज बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, ये कब पता चला? 1600 AD में। और इस 1735 में पता चला कि टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। 1750 में फ्रैंकलिन साहब उसे नाम देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। और ये कूलम इनवर्स के लॉ, ये कॉलम 1770 में आया। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो जे थॉमसन ने प्रेजेंट की थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो क्या है? फिक्स है। और किसी बॉडी पे कितना चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कम से कम, या उसका कोई मल्टीपल होगा। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसे आगे भी ये बातें आ रही हैं तो हम इसे डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो कूलम लॉ की तरफ चलते हैं। कूलम जो है वो फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। इनका जो लॉ है वो जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे मिलता जुलता है, और हम इससे गाज़ लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। अब ये गाज़ लॉ जो है या गाज़ लॉ ये क्या है, ये आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसे मैं बाद में एक्सप्लेन कर सकूँगा कि ये आखिर किस तरह हम इसको डिराइव कर सकते हैं। गाज़ लॉ आगे आएगा। और नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने 10th क्लास में देखा होगा कि इसकी जो डेफिनेशन है उसे आप जानते होंगे कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि ये टू पॉइंट चार्जेस है। वैसे एक और बात भी ऐड की जा सकती है, और वो है बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो अगर पूछा जाए कि कूलम लॉ किसके लिए वैलिड है, तो ये कि वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और स्टेशनरी होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं और स्टेशनरी चार्जेस क्यों होने चाहिए, वो आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसे मीन के लिखते होते हैं एफ प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 Q2, और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्केयर के। इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो वो आ जाता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। अब इसे हम यूं पढ़ेंगे कि F is directly proportional to the product of the charges when the distance between the charges is kept constant। मतलब एक फैक्टर को आप चेंज करेंगे तो दूसरा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज केप्ट कांस्टेंट। तो एक फैक्टर को अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरा फैक्टर कांस्टेंट रखेंगे। फिर आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं? उसके लिए उसके साथ जो है वो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हमने के यूज़ किया है। के को इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कहते हैं। किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है ये आगे डिटेल है, ठीक है।
तो इसकी जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो यूनिट है ये कैसे आ गया, ये आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि k की वैल्यू आएगी Fr²/Q1 Q2। F का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर बन जाएगा, Q1 Q2 चार्ज कूलम कूलम मल्टीप्लाई होकर कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें ये क्वेश्चन के आखिर पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं या पॉइंट चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज उसे कहते हैं जो कि सिंगल पॉइंट इन द स्पेस पे प्रेजेंट हो, यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो जस्ट किसी एक सिंगल पॉइंट पर जो प्रेजेंट हो उसे हम पॉइंट कह सकते हैं। सिंपल ग्राफ में आप एक पॉइंट लगाते होते हैं, ठीक है ना, तो वो हम कह सकते हैं उस ग्राफ में उस सिंगल पॉइंट पे प्रेजेंट है। जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज वो ऐसा चार्ज है कि जिसकी जो बाकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मैस है, लेंथ है, टाइम है, सॉरी मैस है, लेंथ है, विड्थ है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें गर्ज है सिर्फ और सिर्फ उसके चार्ज से, ठीक है। जो बाकी उसका साइज़ है, उसकी जो डायमेंशंस हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मतलब इस तरह का है कि उसका सिर्फ चार्ज ही इम्पॉर्टेंट है और जो बाकी फैक्टर्स हैं वो नेग्लिजिबल है। तो जैसे कि ये दूसरे में आप पॉइंट पे देख रहे हैं, आप पॉइंट चार्ज इज़ एन आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ अ पार्टिकल विच हैज़ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, कि ये आइडियलाइज्ड मॉडल है पार्टिकल का जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अ पॉइंट चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एट अ मैथमेटिकल पॉइंट विद नो डायमेंशंस, ठीक है, विद नो डायमेंशंस। तो ये है कि ये उसका मेन थीम डिस्क्राइब करता है कि उसकी कोई डायमेंशंस, बाकी जो डायमेंशंस है उस पॉइंट चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, कि उसका सिर्फ चार्ज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसका जो है वो सिर्फ चार्ज ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो है करेक्टरिस्टिक्स उन्हें हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ द साइज ऑफ द चार्जेस इज नेग्लिजिबल, तीसरा पॉइंट है, एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस देन सच चार्जेस आर कंसिडर्ड एज द पॉइंट चार्जेस। मतलब जो साइज है वो इतना कम है, ठीक है, उनके सेपरेशन में। अब सेपरेशन फ़र्ज़ करें 1 सेंटीमीटर हो और चार्ज भी तकरीबन 1 सेंटीमीटर साइज़ के हों उनका रेडियस, तो जहाँ पर ज़ाहिर है कि सेपरेशन नेग्लिजिबल नहीं है तो हम उन्हें पॉइंट चार्जेस नहीं कह सकते, ठीक है। अक्सर आप पॉइंट लगाते हैं तो वो शेप में जैसे स्फेरिकल लग रहा हो, मतलब उसका कोई कॉर्नर्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो भी पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं। मोस्टली हम जो है वो उसे कंसीडर करते होते हैं कि वो जैसे स्फेरिकल शेप का हो जो पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कोई डायमेंशन, चाहे वो स्फेरिकल शेप में आपको नज़र आ रहा है या स्केयर शेप में नज़र आ रहा है डॉट लगा हुआ, तो एक्चुअल में मीनिंग ये है कि उसकी डायमेंशंस नहीं इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर पॉइंट मैस है तो पॉइंट मैस में भी उसकी यही है कि सिर्फ वो जो हम मैस ले रहे हैं वो है, बाकी जो डायमेंशंस हैं वो नेग्लिजिबल है। A point particle is an appropriate representation of any object whose size, shape and structure is irrelevant, ठीक है। तो ये वही कि उसका साइज कितना है, उसकी शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हमें नहीं उसे गर्ज, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर हो वो एक्ट कर सकता है एज अ पॉइंट के तौर पे। तो अभी तक बच्चों चार्ज की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, इसके अलावा कूलम लॉ की डेफिनेशन और फिर उसका फार्मूला, और नेक्स्ट जो है वो पॉइंट चार्ज क्या होता है। और पॉइंट चार्ज एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है जिसकी जो है वो कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, और पॉइंट पार्टिकल उसे कहते हैं कि जिसका साइज, शेप या स्ट्रक्चर इरेलीवेंट है, हम उसकी कोई ख़ास करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हम उसे कंसिडर करते होते हैं। अब समटाइम्स जो है वो हमें कोई चीज़ लगती है कि वो पॉइंट नहीं लग रही, तो उसे हम फिर कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास है एक स्फेयर, ठीक है। अब इसके हैं चार्ज ऐसे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये उसके ना कॉर्नर्स पे हमने चार्ज कंसीडर कर लिए, ठीक है, ये हमने चार्ज कंसीडर कर लिए। अब हम यूँ करेंगे कि ये फ़र्ज़ करें कि ये बिहेव करेगा ऐसे, ठीक है ना। अब ये हमने कैसे कंसीडर करना है, अब देखें
कि इस पे कितना चार्ज है। फ़र्ज़ करें ये जो एक प्लस है वो 1 कूलम चार्ज है, एक प्लस 1 कूलम चार्ज है, तो इस पे कितने प्लस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 कूलम चार्ज है प्लस का। तो मैं इसे यूँ कंसीडर करूँगा इस स्फीयर को कि जैसे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर, यानी कि ये फ़र्ज़ करें एक दूसरा स्फीयर इससे काफ़ी दूर है ये, ठीक है। तो ये स्फीयर भी पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर हो सकता है, ये स्फीयर भी पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर हो सकता है, लेकिन जब हम करेंगे इसे पॉइंट चार्ज के तौर पर, ठीक है, जब हम इसे कंसीडर करेंगे पॉइंट चार्ज के तौर पे, तो हमने इसे यूँ कंसीडर करना है जैसे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर है। इसी तरह हम इस को यूँ कर सकते हैं कि ये एक पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्ज है, और इसका चार्ज हमने +4 क्यू इस तरह ले लेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है, while the charge is uniformly spread across the surface of the sphere, the center of the charge can be considered the center of the sphere, ठीक है। तो हम ये जो अगर हम लेंगे कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारा चार्ज है ये Q1 है, ये जो दूसरा चार्ज है एक ये हो गया Q1, और जो दूसरा है वो हो गया Q2, ये हमारा Q1 है, ये हमारा है Q2। तो और इनके जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वो आ जाएगा r के बराबर, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर एक्स as a point charge with its axis charge located at the center. Last point है, since the coulomb applied to the point charge, the distance of the equation is the distance between the center of the charge for the both objects, not the distance between the nearest surface. इसका क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें कि मैंने कि वही दो स्फीयर कंसीडर कर लिए, और फ़र्ज़ करें कि मैंने दो स्फीयर कंसीडर कर लिए, तो मैंने जो डिस्टेंस लेना है वो यहाँ से, जो डिस्टेंस लेना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लेना, बल्कि मैंने जो डिस्टेंस लेना है वो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इनके इसका सेंटर होगा और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, खैर के सेंटर्स तो नहीं है जो मैंने लगाए, तो ये जो सेंटर्स होंगे इन स्फीयर के वो क्या कहलाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और ये जो स्फीयर है अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसे कर सकते हैं, अगर जो सेपरेशन है वो काफ़ी लार्ज है, और अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हम उसे यूँ करेंगे कि वो जैसे चार्ज कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर।